गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया था अपना लास्ट नोमेनक्लेचर पूरा हो गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज एक नए क्रांतिकारी चैप्टर की शुरुआत करेंगे अपन, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। भाई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ध्यान से सुन लो बे। इसके लिए नीट के लिए, जेई के लिए, मेंस, एडवांस और यहाँ तक कि सीबीएसई के लिए, सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज सच तो नीट में और जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट ध्यान से सुनो, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर क्या बोला, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पर आइसोमेरिज्म का भर भर के यूज है। ठीक है, जब वहां रिएक्शन मैकेनिज्म सिखाई जाएगी ना, तब आइसोमेरिज्म के बारे में दोबारा चर्चा नहीं होगी। ठीक है, जितना सीखना है यहाँ सीख लेना, और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल टॉपिक है भाई। बच्चे सोचते हैं कंफ्यूज हो गया, वो गया, देखना भी पढ़ाएंगे, शानदार मजा आ जाएंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं बेटे आइसोमेरिज्म की। ठीक है, आइसोमेरिज्म। ठीक, अब आइसोमेरिज्म की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह मेरा एक डायलॉग, पहले नाम समझते हैं, इसी के नाम से इसके काम को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना। देखो, आइसोमेरिज्म ये दो शब्द से मिलकर बना है। फर्स्ट है बेटा आइसो, ठीक है साहब, दूसरा है मीरोज। पहला है आइसो, दूसरा है मीरोज। जब आइसो को मैंने देखा तो आइसो को बोला गया सेम। क्या बोला गया बेटे? सेम। और मीरोज को बोला गया बेटे पार्ट्स। अच्छा, आइसो मींस सेम, मीरोज मींस पार्ट। मतलब जब मैंने इसकी अच्छी वाली इंग्लिश करी, ठीक है, तो क्या मिला? सेम पार्ट्स। मतलब ये चैप्टर किसी ना किसी की सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के ऊपर बेस्ड है। भाई नाम से तो यही पता चल रहा है। हाँ, ये चैप्टर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को कंपेयर किया जाएगा और उसको सिमिलर और डिसिमिलर के बेसिस पे रखा जाएगा। अगर वो सिमिलर हो गए, अगर वो डिसिमिलर हो गए, कैसे क्या होगा वो सब इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आपको बेसिक लाइन पता चल गई कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को कंपेयर करेंगे, सेम पार्ट्स। ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक बेसिक बात है। अब इस चैप्टर को एक लाइन में खत्म कर दूं क्या? इस चैप्टर को एक लाइन में खत्म कर दूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। देखो, जब कभी भी अगर आप आइसोमर सुनो, क्या बोला मैंने? आइसोमर, तो एक हिंदी में मेरी बात हमेशा याद रख लेना, आइसोमर मींस बोले तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या लिखा? बोले तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। कि हिंदी की एक लाइन पूरा आइसोमेरिज्म चैप्टर पे खत्म। ध्यान से देखना, ये जो मैंने लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अब आइसोमर, सबसे पहले जब भी वर्ड सुनो तो एक शब्द हमेशा याद रखना, आइसोमर बोले तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। अच्छा सर, हमें तो यही नहीं पता कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, अरे मोलिकुलर फॉर्मूला किसे बोलते हैं सर? मुझे तो यही नहीं पता। बेटा पुराने कर्म है ना, चल बताता हूं दोबारा। वैसे ये पढ़ चुके हो तुम छोटी क्लासों में भी, फिर भी देखो मोलिकुलर फॉर्मूले का मतलब क्या होता है। एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एक ब्यूटेन, और इसी के एक और एग्जांपल ले लेते हैं कंपेयर करने के लिए, आइसोब्यूटेन। अब ये मत बोलना सर ये स्ट्रक्चर नहीं आते, भाई अभी पढ़ा अपने नोमेनक्लेचर। ब्यूटेन का मतलब क्या हो गया? मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। ठीक है, सीखा था वहां पर। अब देखो बाकी की जो वैलेंसी है उस पे क्या लगा दो? हाइड्रोजन। 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3। ठीक है, चलो अब आइसोब्यूटेन बताते हैं। चलो आइसोब्यूटेन का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन बना दो। फिर मैंने सिखाया था जो सेकेंडरी कार्बन है उस पर मिथाइल ग्रुप लगा दो, वहां पर पढ़ चुके हैं बे, CH3। और बाकी जितना भी है कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दो, 1 2 3 1 1 2 या 3। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कितने नंबर ऑफ कार्बन है दोनों में? मुझे बताओ बेटे। बेटे काउंटिंग तो कर लोगे ना बेटे? ठीक है सर, आती है काउंटिंग तो। ब्यूटेन में 1 2 3 4 C4। अच्छा हाइड्रोजन बता दो, 3 3 6 7 8 9 10 यानी H10। ओके, इसका बता दे भाई। सर 1 2 3 4 C4, हाइड्रोजन 3 इधर 6 और ये 3 इधर, ये कितने हो गए सर? ये भी हो गया 10। अच्छा, क्या नंबर ऑफ एटम्स जितने कार्बन के उधर है क्या इधर भी है? क्या जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन उधर है इधर भी है? यानी इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी मॉलिक्यूल का जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, यानी ये होता है कि यहां पर जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल डिजिट में, सिंगल लाइन में, वही होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, बस रिपीट कर रहा हूं मैं। देखो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब ब्यूटेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन है और हाइड्रोजन है उतने ही नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन आइसोब्यूटेन में है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या यहां तक की बात समझ में आई? बहुत सिंपल है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप ये दो चीज समझ गए हो तो अपन आगे चलते हैं। ठीक है, चलो सर आगे चलते हैं सर। ठीक है, आगे चलने के लिए थोड़ा सा मैं इसको रब कर सकता हूं, थोड़ा सा इसको मैं रब करना चाहूंगा। ठीक है, चलो अगर आप इतना समझ चुके हो कि आइसोमेरिज्म बोलते किसको हैं, तो अब आप इस काबिल हो चुके हो बेटे डेफिनेशन लिखने के। ओके, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है, पहली डेफिनेशन, टू और मोर। भाई टू क्यों लिखा? अरे सर अभी तो आपने बताया कि कंपेयर करना है, तो कंपेयर के लिए तो कम से कम दो होने चाहिए ना। टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग, ध्यान से सुनना ये लाइन, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, यहां पर अभी समझाया मैंने। एंड सेम 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 क्या? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये मैंने नोमेनक्लेचर में आपको पूरा एक लेक्चर पढ़ाया है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है। अब मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वहां का यूज मैंने बोला था आइसोमर में आएगा। ठीक है, आइसोमर में आएगा। ठीक है, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम DU होना चाहिए। ठीक है, बट अब यहां पर ध्यान देना, बट लेकिन डिफरेंट फिजिकल एंड
केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का सबसे पहला तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो दूसरा देखो कि उसका डीयू सेम है। अगर उसका डीयू भी सेम है मेरे बेटे, लेकिन उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस देखने को मिलेगा, और इन्हीं कंपाउंड को हम बोलते हैं आइसोमर कंपाउंड्स। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? आई होप ये समझ में आया होगा। बहुत सारे बच्चों को डीयू समझ में नहीं आया होगा कि सर डीयू क्या है, तो अपने नोमेनक्लेचर चैप्टर में डीयू के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ा है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब ये होता है जब कभी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड को बनाया जाता है। ध्यान से सुनो, एक बात समझाई देता हूं मैं, वरना बोलोगे सर आपने समझाया नहीं। गधू देखो, जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एग्जांपल ले लेते हैं अपन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है, इसको अब मैं सैचुरेटेड में कन्वर्ट करूंगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो कन्वर्जन हुआ, और इस कन्वर्जन में जितना हाइड्रोजन का डिफरेंस आया डिवाइडेड बाय 2, कितना डिफरेंस आया बेटे? 2 और 2 4, 3 और 3 6, कितने का डिफरेंस आया? H2, यानी 2 हाइड्रोजन, यानी 1 मोल हाइड्रोजन जुड़ गए। तो कितने हाइड्रोजन जुड़े? 2 डिवाइडेड बाय 2, तो डीयू कितना आ गया? 1। ठीक है, डीयू क्या आ गया? 1। अब इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हेलोजन वगैरह बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो मैंने आपको वहां पर समझाया था कि इन सबसे फालतू चीजें करने से अच्छा है एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है, जो हमेशा जिंदगी भर हमें याद रखना है। डीयू इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, C+1 ब्रैकेट क्लोज माइनस H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाय 2। खत्म। जितना भी डीयू है सब खत्म, इससे सब खत्म। अच्छा, यहाँ x मतलब हेलोजन, n मतलब नाइट्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन। हाँ तो अभी तक मैंने क्या बात करी? अपन ने यहाँ पर देखा कि 2 और मोर देन 2 कंपाउंड, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, साथ ही साथ में उसका डीयू भी सेम होना चाहिए। डीयू भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, फिर जितना होता है डिवाइडेड बाय 2 कर दो। और इतना सारा तामझाम करने से अच्छा है, मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, डीयू C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाय 2, डीयू का फॉर्मूला। ये मैंने वहां पर बहुत अच्छे से, अपने बहुत एग्जाम्पल करे थे, ठीक है? तो ये छोटा सा रिकैप था। अच्छा, अब यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है, तो अब अपन कुछ और बातों पे भी बात कर लेते हैं। जैसे कि क्या बेटे? जैसे कि बात मैं करूं, ध्यान से देखना, एक भी निगाह अगर बोर्ड से हटी तो दुर्घटना घटी। देखो ध्यान से, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल। अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई कंपाउंड अगर आइसोमर है, आइसोमर यानी मैं कह रहा हूं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन इधर, जितने नंबर ऑफ कार्बन इधर, उधर भी उतने हैं, जितने नंबर हाइड्रोजन इधर उतने भी हाइड्रोजन उधर, जितने नंबर ऑफ एटम्स इधर उतने नंबर ऑफ एटम्स उधर, तो क्या दोनों का वेट, मॉलिक्यूल का वेट सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो सेम मॉलिक्यूलर वेट भी होगा। ठीक है। अच्छा सर, मॉलिक्यूलर वेट सेम है ना, तो एक और चीज आप लिख सकते हो कि सेम वेपर डेंसिटी। अरे यार, ये क्या लिख दिया? ये कैसे लिख दिया? अब गधे, देख ध्यान से सुन। देख बेटे, हुआ क्या था, जब अपन मोल चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। पढ़ाया था। 2 क्या है सर? कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो मॉलिक्यूलर वेट वेपर डेंसिटी के बराबर हो गया। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम रहेगा बेटे, तो वेपर डेंसिटी तो सेम है ना सर। ये अपन ने पढ़ा है, सब पढ़ा है अपन ने, ऐसी कोई बात नहीं अपन ने कोई चीज छोड़ी हो। अपन ने मोल में, नोमेनक्लेचर में सब पढ़ा है, ठीक है? वो इसीलिए पढ़ा है कि आगे वाले चैप्टरों में उस चीज का यूज है, ठीक है? ओके, तो मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है। अच्छा हाँ, और सेम वेपर डेंसिटी है। अगर वेपर डेंसिटी सेम है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सेम इंपेरिकल फॉर्मूला भी होगा। अगर इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम है तो सेम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स भी होंगे ना। अगर सेम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स भी होंगे बेटे, तो क्या मैं बोल सकता हूं सेम जनरल फॉर्मूला भी होगा सर। जनरल फॉर्मूला याद करो, अपन ने नोमेनक्लेचर पढ़ा था। नोमेनक्लेचर में मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी कि जब कभी मैं डीयू निकालूंगा, डीयू के साथ साथ मैं एक जनरल फॉर्मूला भी निकालता हूं, ठीक है? जैसे अल्कोहल और ईथर, कीटोन और एल्डिहाइड, इन सब का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है? तो देखो, अगर मैं किसी कंपाउंड को, अगर मैं आइसोमर बोल रहा हूं, दो कंपाउंड को, यानी उसमें कितनी सारी चीजें सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होगा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट सेम होगा, जनरल फॉर्मूला सेम होगा, वेपर डेंसिटी सेम होगी। और हां, नीट सवाल आ चुका है, असर्शन रीजन में आ चुका है कि अगर दो कंपाउंड आइसोमर है तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो वहां करेक्ट ऑप्शन था सेम वेपर डेंसिटी, ठीक है? तो इतने सारे स्टेटमेंट लिखाने की बजाय अपन ने यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म, मतलब एक स्ट्रक्चर फॉर्म लिख दिया है, तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? ये बात समझ में आई? पक्का? चले आगे, तो ये वाली बात याद रखना। अच्छा सर, आपने ये चीज बता दी, ये चीज बता दी, ये चीज बता दी। अच्छा, एक चीज और बता दो सर, क्या इंपॉर्टेंट लिखना, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर तो मेंस में क्वेश्चन आया है। टू होमोलोगस सीरीज डज नॉट शो आइसोमर। सर ऐसे कैसे बोल दिया? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि होमोलोगस सीरीज मैंने आपको नोमेनक्लेचर में जब पढ़ाई थी तो वहां सिखाया था कि अगर होमोलोगस सीरीज की बात हो रही है बेटे, तो यहां पर मान लो अगर कोई कंपाउंड, मतलब किसी भी एल्केन की सीरीज जा रही है, एल्कीन की सीरीज जा रही है, तो हर एक मेंबर में कितने का डिफरेंस आ रहा है सर? CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर वहां पर डिफरेंस क्रिएट हो गया CH2 का, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बदल गया। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदल गया तो बेटे सबसे पहली कंडीशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर यही फुलफिल नहीं होगी तो आइसोमर होंगे ही नहीं। तो यहां पर रीजन क्या लिखोगे? ड्यू टू डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
ठीक है, ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि असर्शन रीजन में, नीट में, जेईई में, ट्रिपल आईटी में सब जगह पूछे गए हैं। ठीक है, चलो यहां तक कि अगर आपको बात समझ में आ गई है तो अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन। ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट। अब अपन करते हैं क्लासिफिकेशन किसकी